तो अब आ जाते हैं पार्ट 15 पे, जो कि है अंधेर नगरी। अब ये वाला पार्ट मेरे बचपन में से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बचपन में भी मेरी एक बुक में ये पार्ट था और मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद था कि उस बुक का मैं केवल यही चैप्टर निकाल के बैठ जाती थी और इसको बार बार पढ़ती रहती थी। और उसका फेवरेट गाना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, ये तो मतलब मेरे मुँह ज़बानी ही रहता था हमेशा। तो अब इसको ज़्यादा लेट ना करते हुए और ज़्यादा समय ना गवाते हुए पढ़ते हैं। अब तक के पाठों में आप साहित्य के अनेक विधाओं के विषय में जान चुके हैं, जैसे कहानी, कविता, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि। आइए अब एक नाटक पढ़ते हैं। तो हम बहुत सारे तरह के लेख और कविताएं और साहित्य के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको पढ़ चुके हैं, और अब हम नाटक पढ़ने वाले हैं, यानी कि वन एक्ट प्लेस। मोस्टली इसको वन एक्ट प्ले या वन एक्ट प्ले बोला जा सकता है। तो सुबह सूरज निकलता है, पक्षी चहचहाते हैं, धीरे धीरे अंधकार दूर होता है और प्रकाश फैलता है। मनुष्य समाज भी सक्रिय हो उठता है। जिस प्रकार प्रकृति की एक व्यवस्था है, वैसे ही मनुष्य ने भी एक व्यवस्था बनाई है, जिससे उसके सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। कल्पना कीजिए, यदि प्रातःकाल सूरज ना निकले, पक्षी ना चहचहाए, नदियाँ उल्टी दिशा में बहने लगे तो, और यदि मनुष्य समाज में भी कोई व्यवस्था ना रहे, चारों तरफ अराजकता हो और कुछ स्वार्थी लोग ही देश को चलाने लगे, वे जनता को अपना ना समझे, उन्हें देश की जनता की दशा का ज्ञान ही ना हो, तो आइए इस पाठ के माध्यम से इन बातों को समझने का प्रयास करें। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो एक सिस्टम से चलता है कि एक के बाद एक काम होता है। सूरज उगता है तो उसके साथ साथ फूल भी खिलते हैं और पक्षियाँ भी उठती हैं तो वो भी चहचहाने लगते हैं, और नदियाँ तो हमेशा ही बहती रहती हैं, लेकिन वो ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं। और इसी का जस्ट उल्टा हर चीज़ होने लगे तो हमारी दुनिया कितनी उलट पुलट हो जाएगी और सही से काम नहीं करेगी। हमें अभी भी लगता है कि हमारी दुनिया में बहुत चीज़ें सही नहीं है, लेकिन सोचो ऐसी अगर दुनिया हो तब तो पूरी तरह से पागल हो जाएगा इंसान कि ये हो क्या रहा है उसके साथ। वैसे ही हम इंसानों के साथ भी होता है कि एक तरह से सबका काम चलता है, अगर उस तरह से सारे काम ना हो जो सही ढंग से जिस तरह से काम होना चाहिए, अगर जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी ना हो, हम लोग को हमारे राइट्स ना पता हो, हम लोग अपनी ड्यूटीज़ ना निभाए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और बाकी सारे भी अपने कंट्री के प्रति एज अ सिटीज़न, तो कितना ज़्यादा परेशानी हो जाएगा सबके लिए। और इसीलिए अगर जो हमारे रूलर्स हैं, जो कि हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारे द्वारा ही चुना जाता है, अगर वो हमारे लिए और ढंग से काम ना करे, हमारे हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो अपने लिए ही बस सोच के काम करेगा, तो इस तरह से हर जगह या तो मतलब एक तो गैप बढ़ जाएगा लोगों के बीच में और प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ये सब संप्रदायवाद शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि जो धनी और गरीब में और ज़्यादा गैप बढ़ जाए, और क्योंकि लड़के लोग और पुरुष लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लड़कियों से और महिलाओं से फिज़िकली, तो इसीलिए वो क्या उनके ऊपर डोमिनेट करने लग जाए और उनको नीचे दबाने लग जाए, और इसी तरह से हर जगह अशांति फैल जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम बहुत लाइटली लेते हैं कि हमें डेमोक्रेसी मिली हुई है और हम स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस को बहुत ही नॉर्मल से डे की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। इवन मुझे लगता है कि अगर कोई फेस्टिवल आप ना मनाओ, कोई उत्सव ना मनाओ, जैसे होली, दिवाली और ये सब आपके संप्रदाय के उत्सव, वो आप ना मनाओ तो चलता है, लेकिन आपके देश का जो उत्सव है वो आपको मनाना ही चाहिए। आपके जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, तो क्योंकि ये सब चीज़ें मिलने में और हम जो आज एक खुश और सुखद ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बातों के बारे में हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, लेकिन हम जो इतना भी जी पा रहे हैं वो भी बहुत लोगों की मेहनत और मृत्यु के बाद हो पाया है पॉसिबल। तो इसीलिए हमको ट्राई करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंट्री की तरफ प्यार दिखा सकें। और क्योंकि पॉलिटिक्स नॉर्मली बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट लगता है बहुत जनों को और बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो इस तरह से जो साहित्य में इस चीज़ को घुसाकर लोगों के अंदर पेट्रियटिज़्म को जगाने की कोशिश की है साहित्यकार ने, वो बहुत ही एक इनोवेटिव आइडिया है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक अच्छा क्रिएटिव ढंग दे दिया गया है वो पॉलिटिक्स को, जो कि लोगों के लिए नॉर्मली बोरिंग होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ये अंधेर नगरी का पहला दृश्य, क्योंकि यहाँ पे ये नाटक है तो इसमें दृश्य होंगे सब। तो पहला दृश्य ये बताता है कि बाह्य प्रांत मतलब बाहर की जगह, जो कि किंगडम होता है, एक राज्य होता है, राज्य के बाहर जो दूसरे राज्य और इस राज्य के बीच में जो जगह होता है उसको बाह्य प्रांत कह सकते हैं। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। जो महंत है उनके गुरुजी हैं, हमारे चैप्टर्स में गुरुजी था नारायण दास और गुरुजी, जो मैंने 6th में पढ़ा था। तो इसीलिए ये आता है कि महंत आके बोलते हैं बच्चा नारायण दास उसके चेले हैं, ठीक है। यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे और क्या। तो वो बहुत ही प्यार से, मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि कैरेक्टर बिल्डअप करूँ, बट हाँ ठीक है। तो वो बहुत खुशी से बोलते हैं, बहुत इजी सी लैंग्वेज है तो आपको मैं ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, पढ़ते हुए चली जाऊंगी, लंबा है चैप्टर, पर मैं ट्राई करूँगी कि आप इसको समझें। और जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा गाँव का टाइप्स का है, क्योंकि उसके गुरुजी बहुत ज़्यादा समझदार तो हैं लेकिन हैं गाँव के और बहुत ही नॉर्मल कॉमन लोगों के बीच में बात करते होंगे, तो इसीलिए उनकी भाषा इस प्रकार की है। और नारायण दास का थोड़ा ठीक है कि वो अपने गुरुजी को आदर देता है, आप आगे बढ़ोगे तो समझोगे। तो पर नारायण दास उत्तर देते हैं, गुरुजी महाराज नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास तो पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो उस श्री शालिग्राम जी को बाल भोग सिद्ध हो। अब इसमें नारायण दास और गोवर्धन दास है, आई थिंक गोवर्धन दास है जो इसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है, मुझे जहाँ तक याद है। तो इसीलिए वो उसको बोलते हैं कि देख अगर ये जो नेक्स्ट जो हमको राज्य दिख रहा है सामने, देखते हैं कि क्या क्या सुंदर है। वो अपने चर्चा करते हैं अपने चेलों के साथ। तो नारायण दास तो कहता है कि हाँ सुंदर है, पर उतनी सुंदर तरीके से हमें भिक्षा में मिलनी चाहिए जिससे हमको खुशी भी हो। तो वो गोवर्धन दास को बोलते हैं कि तुम पश्चिम की ओर जाओ, और नारायण दास को बोलते हैं कि तुम पूरब की ओर जाओ। गोवर्धन दास, जी गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ और यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा चोर प्रकृति का है, मालदार जैसा उसने वर्ड यूज़ किया है, पर ठीक है। हाँ वो अब भिक्षा लेता है तो उस तरह की बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत कॉमन लोगों की लैंग्वेज है, इसीलिए ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स, जो कि एक मंत्री या इस टाइप के लोग नहीं यूज़ करेंगे इस तरह की भाषाएं। पर हाँ ये बहुत कॉमन लोग हैं इसलिए ऐसी भाषा यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप बाद में इस चैप्टर का वो भाषा और वो सब नहीं पढ़ा होगी, वो आप खुद पढ़ना, तो उसमें भी शायद यही लिखा हो कि बहुत कॉमन लोग की लैंग्वेज और ऐसे है। फिर महंत कहते हैं, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप को मोल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। और ये गाते हुए सब जाते हैं। तो वो उसने जो मालदार वाली बात कही, कहीं ना कहीं वो उसका लोभ करने की बात था, तो इसीलिए उसने कहा कि लोभ मत करना ज़्यादा। और उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा गाना भी गा दिया, वैसे ये बहुत अच्छा गाना है, आप याद रख सकते हो। तो उसके बाद आ जाता है दूसरा दृश्य, जो कि स्थान बाजार। अब स्थान में घासी राम के बारे में है, तो आई थिंक गोवर्धन दास जो आई थिंक पश्चिम की ओर गया ना, हाँ गोवर्धन दास पश्चिम की ओर गया है, तो वो वहाँ पे खड़ा होगा। वहाँ पे घासीराम जो चना बेचता है उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। और हम उस राज्य में, पश्चिम वाले राज्य में पहुँच चुके हैं। चने बनावे घासीराम चना जोर गरम, ठीक है, वो गाना है उसका।
चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, चना खाए गफरुन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुनना, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चना जोर गरम टके सेर। तो वो कहते हैं कि चने, अपने चने की तारीफ़ करते हुए जैसे कि हम स्लोगन्स देते रहते हैं, और हमारे वो छोटे छोटे पोइट्रीज टाइप होते हैं, अपने जिंगल्स होते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट के। तो वो इसका जिंगल ये था, वैसे बड़ा सा घासी राम के चनों का। तो वो ऐसे ये गाते हुए अपने चने बेचने की कोशिश करता है। उसके बाद आ जाता है हलवाई। हलवाई कहता है कि जलेबियाँ गर्मा गर्म, घी में गर्क, चीनी में तरातर, चाशनी में चभाचब। अभी देखो, घी में गर्क, चीनी में तरातर, चाशनी में चभाचब। बहुत ही प्यार से उसको बताया गया है कि आपको खाने का मन हो जाए उस तरीके से। ले भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पचता है, जो ना खाए सो भी पचता है। तो अब कोई खा के कैसे बचा सकते, खा कैसे बचा सकते हैं कि ज़्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा, उस तरीके से बोला गया है। पर अगर नहीं खाएगा तो पछताएगा, क्योंकि उसको टेस्ट तो मिलेगा नहीं। रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका कितना प्यार से उसको खाने को, टेस्ट को बनाने के लिए, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बोला गया, बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, सब सामान ताजा, खाजा ले ले खाजा, टके सेर खाजा। तो ये इसकी पोइट्री थी। अब आ जाते हैं पाचक वाले की पोइट्री। ये पाचक पेट के रोग के लिए, जो पाचन के लिए चूरन देता है, तो अब उसकी पोइट्री सुनते हैं। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं ना जाए, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया, चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे, चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते, चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकिल अजीरन रोग, चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते, ले चूरन का ढेर, बेचा टके से। अब ये इसके चूरन बेचने का तरीका है, और उसने तो बहुत ही कुछ ज़्यादा, इसका पोइट्री तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर था बहुत ही फनी था। बट हाँ, आप इसमें वो अपने हिंद के लोग चूरन खाते हैं, और चूरन जब से हिंद में आया तो इसने सब धन का बल घटा दिया, क्योंकि लोग इसके ही खरीदते हैं, तो इसलिए धन तो देना पड़ेगा। उसके बाद कौन कौन लोग चूरन खाते हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा फनी सा डिस्क्रिप्शन दिया है इन्होंने। उसके बाद आता है बनिया। तो बनिया कहता है आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से। ये बड़ा अच्छा इंसान है कि इसको पोइट्री वोइट्री कुछ आता नहीं, और साधारण सा इंसान है, तो इसने जो भी है बोल दिया अपना। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है, और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन सुनकर खाने के आनंद का बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास, क्यों भाई बनिए, आटा कितने सेर? बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास, और चावल? टके सेर। टके सेर का मतलब याद रखना 1 रुपये, उस टाइप का। तो यहाँ पे भी लिखा होगा कि टके सेर का मतलब क्या होता है। सेर एक पुरानी तोल, जैसे कि 800 ग्राम के बराबर ये होता है, पर एक टक्का मतलब 1 होता है, तो सेर तो यूनिट है। तो उसी तरह से आप देख सकते हो कि ये क्या है। उसके बाद वो हर चीज़ पूछता है, तो वो बोलता है 1 सेर है, तो वो, और चीनी टके सेर, और घी टके सेर, गोवर्धन सब टके सेर, सचमुच? तो बनिया बोलता है हाँ महाराज, क्यों, क्या झूठ बोलूँगा? तो गोवर्धन दास कहता है कि कुंजड़िन के पास जाकर, क्यों माई भाजी क्या भाव? वो कुंजड़िन क्या बेच रही है? अपनी सब्जियां बेच रही है। तो कुंजड़िन बोलती है बाबा जी टके सेर, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। गोवर्धन दास कहता है सब भाजी टके सेर, वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके सेर। हलवाई के पास जाके बोलता है क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने सेर?
तो हलवाई भी बड़े आराम से बोलता होगा ना कि हलवाई बाबा जी लडुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके से। गोवर्धन दास कहते हैं वाह वाह बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच सब टके से। हलवाई कहता है हाँ बाबा जी सचमुच सब टके सेर, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके सेर बिकती है। तो गोवर्धन दास कहता है क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? तो हलवाई कहता है अंधेर नगरी। फिर गोवर्धन दास पूछता है और यहाँ के राजा का नाम क्या है? तो बोलते चौपट राजा। तो उसके बाद आता है गोवर्धन दास। वाह, अब आ गया इसका पोइट्री, गोवर्धन दास का जो मेरा फेवरेट पोइट्री है। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, टका सेर खाजा। तो उसके बाद हलवाई कहता है तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। टके सेर मतलब 800 ग्राम जो होता है वो यूनिट है, ठीक है, वो रुपए नहीं है, यूनिट है। तो 800 ग्राम जैसे आज 1 केजी यूनिट है ना, केजी जैसे है वैसे वो सेर है। और टका मतलब 1 रुपए। तो वो जो 7 पैसे लाया मतलब 1 पैसा, तो इसीलिए वो जो 7 पैसे लाया है उनमें से 1 पैसे का 1 सेर कुछ भी मिल सकता है वहाँ पे। तो गोवर्धन दास कहता है भिक्षा मांग के 7 पैसे लाया हूँ तो 3.5 सेर मिठाई दे दे, गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इसे इतने में छक जाएंगे। तो हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी का गीत गाते हुए। तो फिर पटाशेप हो जाता है, स्क्रीन गिर जाती है। फिर आता है हमारा तीसरा दृश्य, स्थान जंगल। मोहन जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरे ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आता है। फिर महंत कहते हैं बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाए, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। तो गोवर्धन दास कहता है बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। महंत देखूं बच्चा, मिठाई की झोली को अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? तो वो तो खुश हो जाते हैं कि किसने दे दिया बेटे को। तो उसके बाद आता है कि गोवर्धन दास आता है गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली। महंत बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा कि यहाँ सब चीज़ टके सेर मिलती है, मैंने इसकी बात पर का विश्वास नहीं किया। बच्चा ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? तो गोवर्धन दास कहता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। देखा मैंने कहा था ना वहाँ पे टका सेर लिखा था लेकिन टके सेर होगा। तो उसके बाद महंत बोलता है तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना चाहिए। तो वो उसको मना करते कि यहाँ पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अजीब चीज़ें होती, वहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन गोवर्धन दास बेवकूफ़ी रहेगा उधर। तो गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है संसार भर में कोई देश है ही नहीं जो 2 पैसे पास रहने ही से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। और कर से तू रुक, अभी तू फंसेगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूँगा। महंत देख बच्चा पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ पर इतना कहे देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास कहता है प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। फिर से स्क्रीन गिर जाता है।